हेलो। हेलो, हाँ आ रही है। आज हमने सुबह प्रातः काल 10 बजे क्लास ली जूम ऐप पर और क्लास सफल गई। लगभग 35 मिनट हमने लगातार ट्यूटोरियल के पेपर पर चर्चा करी कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार करना है। और कुछ बच्चों ने डिमांड की है कि सर सिकंदर ए लोदी इस बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन लग रहा है, उस पर थोड़ी सी संक्षेप में सर चर्चा कर ली जाए और उसके पेपर में आने के चांस हैं, इसलिए हम आज सिकंदर लोदी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सिकंदर लोदी से पहले हम दिल्ली सल्तनत पर एक बार पुनः प्रकाश डाल देते हैं। कई बार तो बता ही दिया है कि बार बार याद पढ़ने से और याद हो ही जाता है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चली। इसमें 5 वंशों ने काम किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। लोदी वंश के ही दूसरे शासक निजाम खां, जो बचपन का नाम था और सिकंदर लोदी, उस पर ही चर्चा कर दी है। उससे पहले हम उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके परिवार, उसके कुल को जान लेते हैं। लोदी वंश में जो संस्थापक थे वो बेलो लोदी थे, और बेलो लोदी को समझने के लिए हमें बहुत उनकी 2 पीढ़ी पीछे जाना होगा। मलिक बैरा के 2 पुत्र थे, एक का नाम मलिक काला और मलिक सुल्तान शाह। जिस समय बेलो लोदी अपनी माँ के गर्भ में थे, उसी समय मलिक काला, जो बेलो लोदी के पिता हैं, उनकी मृत्यु हो गई और मलिक सुल्तान शाह ने इनका लालन पालन किया। बेलो लोदी लोदी वंश के संस्थापक हैं, प्रथम अफगान हैं, और जिस समय राजगद्दी में बैठे थे वो गाजी उपाधि लेकर बैठे थे। 12 जून 1489 तक उन्होंने लंबे समय तक शासन करा। लू लगने के कारण उनकी मिलावली स्थान पर मृत्यु हो जाती है। छोटा सा हम ये भी देख लेते हैं कि उन्होंने किस प्रकार गद्दी पर कूटनीतिक अपनाकर गद्दी अपनाई, और जब गद्दी पर बैठ गए उसके बाद उनके सामने एक समस्या आई। वो ये समस्या थी सरकी वंश, जहाँ सईद वंश के अंतिम शासक आलम शाह की पुत्री बीवी राजी की शादी या विवाह महबूब शाह से हुआ। इस तरीके से आलम शाह के वे दामाद हुए, और इधर सईद वंश के अंतिम सुल्तान ने अपनी पत्नी के दोनों भाइयों को आधा आधा शासन बांटकर वे बदायूं आ गए। बदायूं आने पर वहाँ पर वे उन दोनों भाइयों ने अपने आपस में धन और सत्ता के टुल्लू बनवाकर एक दूसरे की हत्या कर दी। इसका फ़ायदा उठाकर कूटनीतिक अपनाकर बेलो लोदी दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। आसीन होने के बाद बेलो लोदी के सामने सबसे बड़ा जो रोड़ा था वो बीवी राजी और उसका पति महबूब शाह। बीवी राजी ने अपने पति को उकसाया और कहा, आप मेरे पिता की शासन पर का भी अधिकार बनता है, आपको भी चाहिए कि दिल्ली पर आक्रमण कर बेलो लोदी को परास्त करके दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो। तब वो जौनपुर का शासक, जो सरकी वंश से था, युद्ध किया। युद्ध बेलो लोदी और महबूब शाह के बीच में हुआ, और महबूब शाह और बेलो लोदी में कई दिन लगातार युद्ध होने के बाद कोई निर्णय निकल कर नहीं आया। तब वहाँ का जो सेनापति था महबूब शाह का, वो भी अफगान था, इधर बेलो लोदी भी अफगान था। अफगान भ्रातृवाद को ज़्यादा देकर उसे अपने और कर लिया। इस प्रकार आप पढ़ चुके हैं फिल्मों के महबूब शाह का सेनापति किस प्रकार बेलो लोदी के साथ मिल जाता है और घर का बेदी लंका ढाए। इस तरीके से सारी रणनीति का पता लग जाता है, और महमूद शाह जिनमें परास्त हो जाता है, और जौनपुर का शासन बेलो लोदी अपने बड़े बेटे बरवक
शाह को दे देता है। ये बताना मैं भूल गया कि बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे। 9 पुत्रों में सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी सिकंदर लोदी और बर्वक शाह था। तो बर्वक शाह बड़ा बेटा था 9 पुत्रों में, तो उसे वह जौनपुर का शासन दे देता है। जिस समय बहलोल लोदी की मृत्यु होती है तो वह बर्वक शाह जौनपुर का गवर्नर होता है। बहलोल लोदी की मृत्यु होती है 12 जून 1489 ईस्वी पे लू लगने के कारण मिलावली स्थान पर। ये जब ग्वालियर एक ऐसी रियासत थी, ऐसी राज्य था जिस पर किसी ने कभी कब्जा नहीं करा और वहाँ के राजा ने कभी भी हार नहीं मानी। यहाँ तक कि सिकंदर की सेना को भी दौड़ा कर पीटा था, जो हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। तो हम इस तरीके से समझ ही गए हैं किस तरीके दिल्ली सल्तनत का अंतिम 5वां वंश लोदी वंश, और लोदी वंश में की स्थापना बहलोल लोदी ने की और बहलोल लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठता है। और किस तरीके से बैठता है, सिकंदर लोदी के सामने एक बार तो बर्वक शाह जेल में डलवा देता है। बर्वक शाह का जो चाचा है वो भी ये चाहता है कि बर्वक शाह ही गद्दी पर बैठे, लेकिन वह कूटनीति और सिकंदर बड़ी कूटनीति के साथ गद्दी पर भी कब्जा करता है और दोनों भाइयों के बीच में अहिंसा पूर्वक शांति संतुष्टि के साथ गद्दी पर बैठता है। कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं होता है। अपने चाचा को भी वह, आलम खां को भी वह बहुत समझाता है और समझाने के बाद गद्दी पर बैठता है। सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी पूरी गद्दी पर बैठ जाता है। ये बात हो ही गई है। आलम खां इनके चाचा है। आलम खां खुद चाहते थे कि बर्वक शाह गद्दी पर बैठे, लेकिन सिकंदर लोदी बहुत कुटिज्ञ, बहुत समझदार, बहुत संतुलित राजनीति वाला था। वह ना ज़्यादा उदार था और ना ही ज़्यादा जिद्दी था। बहुत संतुलन शब्दों में अपनी बात को रखता था और संतुष्टि से सभी को अपनी बातों से संतुष्ट कर दिया करता था। इस प्रकार वह गद्दी पर आसीन होता है। गद्दी पर आसीन होने के बाद सिकंदर अपने बड़े भाई को जौनपुर का सुल्तान बने रहने देता है। एक क्वेश्चन बताना भूल गया, कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है, क्या महमूद शाह और बहलोल लोदी में जो युद्ध हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो नरेला में पानीपत के निकट जो है वहाँ हुआ था, जिसमें महमूद शाह की हार हुई थी। अब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ चुके हैं। अब हमें जानना होगा या समझना होगा कि सिकंदर लोदी का सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा, उनके बचपन का नाम निजाम खां था। निजाम खां वह बहलोल लोदी के 9 पुत्रों में से एक थे और बर्वक खां से शाह से छोटे थे। उनका बचपन का नाम निजाम खां था। सर्वश्रेष्ठ शासक था। अगर लोदी वंश में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई है लोदी वंश में तो मैं कहूँगा सिकंदर लोदी, क्योंकि सिकंदर लोदी बहुत समझदार था, संतुलित विचारधारा का था। ना तो वे बहलोल लोदी की तरह उदार था। बहलोल लोदी तो अपने आमिरों के समक्ष, नॉवेल्स के समक्ष जब मीटिंग लिया करता था तो खुद खड़ा रहता था, आमिरों को पूरे सम्मान के साथ बिठाता था, उनकी बुरी बात सुनता था और जनता के बीच जाता था तो वह खुद चटाई पर बैठ जाता था। यदि उससे कोई गलती हो जाती थी तो अपनी पगड़ी उतार कर क्षमा याचना मांगता था और कहता था आमिरों से, यदि आप मेरी गलती इस लायक है कि क्षमा करने योग्य नहीं है तो मैं शासन को छोड़ सकता हूँ। इस तरीके से बहुत ही उदार हृदय का था। लेकिन और दूसरा हम देखते हैं इब्राहिम लोदी, जो इसका 30 नंबर का शासक होगा, वो बहुत जिद्दी था। वो आमिरों की या किसी की बात को भी नहीं मानता था। उसके लिए शासन का तात्पर्य सहमति से होता है, सर्वसहमति से होता है। सर्वसहमति ही शासन है। लेकिन इब्राहिम लोदी कभी भी किसी की सहमति स्वीकार नहीं करता था। वो जिद्दी था, दिलकुश था, मनमानी करता था। इस कारण से उसकी 1526 में मृत्यु भी हो जाती है। यही उसका फल होता है। तो इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी का जो मिश्रण था बहुत संतुलित वो सिकंदर लोदी था। इधर बहलोल लोदी ने कोई भी ऐसा काम
नहीं कहा। सिक्के तो चलाए जो अकबर के शासनकाल तक चले, लेकिन स्थापत्य कला या कोई ग्रंथ या कवि या कविता है, कोई रचना हमें देखने को नहीं मिलती है लोधी वंश में, ना ही इब्राहिम लोधी में। इसने स्थापत्य कला और सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार, एक कल्याणकारी सरकार की स्थापना करने का श्रेय बहल लोधी को जा सकता है। यदि आज के शब्दों में, आज के वर्तमान शब्दों में शासन व्यवस्था की परिभाषा है, इस बात को भी हम अभी देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक की स्थापना की। सबसे पावर इन सेंटर, उसने पावर को सेंटर में केंद्र में रखा, चाहे वो आमिर हो चाहे कुछ हो। इतना न उधार न, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से आमिरों को, नोबल्स को और गवर्नर्स को समझा कर रखा करता था, सरदारों को। गद्दी पर बैठने के बाद उसने बिहार को जीता। बिहार को जीतने के बाद उसने धौलपुर, चंदेरी को भी अपना झंडा फहराया वहाँ पर जीतकर। अब आता है आगरा नगर की स्थापना। आगरा नगर जो हम ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध, जहाँ हम टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर उसकी खोज उसकी स्थापना 1503 ईस्वी में करी और 3 साल तक वहाँ पर एक क्या बनाया, बादलगढ़ का किला बनाया, क्योंकि 1506 ईस्वी में उसने वहाँ पर दिल्ली से राजधानी उठाकर आगरा में सेटल करी, स्थापित करी। तो वहाँ पर जब राजधानी ले जाएगा तो किला तो होना ही चाहिए, तो इसलिए उसने बादलगढ़ का किला बनाया। तो आगरा नगर की स्थापना का प्रमुख कारण ये था, नंबर 1 तो राजस्थान के जिस शासकों पर अपना अधिकार सुरक्षित रख सके, व्यापारिक मार्ग पर जो लूटपाट होती है या व्यापारिक मार्ग पर जो लेन देन होता है उसको भी नियंत्रण रख सके। बादलगढ़ का किला बनाया और 1506 ईस्वी में उसने राजधानी दिल्ली से उठाकर आगरा स्थापित कर दी, जिससे कि राजस्थान के राजाओं पर वे अपना अधिकार सुरक्षित रख सके। अगला पॉइंट होता है एक लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य में अलाउद्दीन खिलजी ने 3/4 तक का टैक्स लगाया, जजिया कर और तमाम कर लगाए, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बहुत सारे टैक्सेस को माफ़ करेगा। वो चाहता था कि जनता की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, सभी के लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो, इस तरीके उसने बहुत सारे टैक्सेस को कम करा। एक वो क्रांतिकारी धर्म में भी उसने परिवर्तन करे। धर्म में परिवर्तन का तात्पर्य ये नहीं है कि वे इस्लाम धर्म को नहीं मानता था, वे इस्लाम की बहुत सारी चीज़ें जो उसे अच्छी नहीं लगती थी उनको हटा देता। ये देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें। एक तो उसने लेखा परीक्षण प्रणाली विभाग बनाया, जिससे कि जितना व्यापार का लेन देन हो रहा है उसको ध्यान रखें। अनाज कर को बिल्कुल हटा दिया, अनाज कर को उसने हटा दिया। अनाज पर व्यापारिक प्रतिबंध जो लगे हुए थे उनको भी उसने हटा दिया। जकात कर हटा दिया। लूट का धन तथा गड़े हुए धन, जो अलाउद्दीन खिलजी लूट के धन में या गड़े हुए धन में 3/4 हिस्सा लेता था और बाकी जो हिस्सा बचता था वो सेना में बांट दिया करता था, लेकिन इसने 3/4 धन को लेना ही स्वीकार नहीं किया, चाहे लूट का धन हो या फिर वह किसी के संपत्ति का गड़ा हुआ धन उसे प्राप्त हो जाए राज्य में, तो वो उस पर राज्य में कभी जमा नहीं कराता था। जैसा कि हम बात करते हैं कि मनुष्य जन्म लेते ही किसी न किसी धर्म में पहुंच जाता है। धर्म बिल्कुल हट ही नहीं सकता, कोई ये नहीं कह सकता मैं किसी धर्म को नहीं मानता। वो जिस धर्म में जाता है, जन्म लेता है, उसी धर्म का हो जाता है। अब धर्म में कुछ सिद्धांत भी होती हैं, कहीं कहीं जाके धर्म अच्छा भी है तो कहीं कहीं जाकर धर्म पर कुछ कमियां भी देखने को मिलती है। लेकिन ये इनके शासनकाल में यदि कोई धर्म पर तुलना करता था कि मेरा धर्म अच्छा है उसका बुरा है, तो वह उन्हें दंड दिया करता था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दंड देने वालों में जितने भी दंड को प्राप्त करते थे वो अधिकतर हिंदू ही हुआ करते थे। ये बड़ा अजीब सा देखने को मिलता है। अपने धर्म में सुधार करने के लिए कहें या फिर फालतू चीज़ों को, इन्होंने मुहर्रम में ताजिए निकलने पर रोक लगाई। पहला क्रांतिकारी राजा जिसने जो ताजिए मुहर्रम में निकलते हैं उस पर रोक लगा दी। दूसरी बात, स्त्रियों को मज़ारों पर, पीरों पर, संतों के से मिलने के लिए बिल्कुल वर्जित कर दिया। मस्जिदों को इसने शिक्षा का स्थल बनाया, मस्जिदों को इसने मदरसे में बदला, शिक्षा बनाई वहाँ पर, क्योंकि शिक्षा ही अंधविश्वास
को ख़त्म करती है। शिक्षा उसके अनुसार शिक्षा वह शस्त्र है जिससे गरीबी अंधविश्वास दूर हो सकते हैं। इसलिए उसने शिक्षा को बहुत महत्व दिया और मस्जिदों को शिक्षा सदन के रूप में, शिक्षा संस्था के रूप में बदलने का उसका ये अनूठा प्रयास था, जिसकी बहुत प्रशंसनीय कार्य रहा। हिंदुओं पर जजिया कर, हाँ, इस जो जजिया कर हमारे इससे पहले नहीं चल रहा था, लेकिन इसने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। सुना नहीं जाता है, वास्तव में प्रमाण भी है, इसने नगरकोट पर, देवी पर, मंदिर पर भी आक्रमण किया। अब इसके कुछ आविष्कार भी हैं। गज-ए-सिकंदरी एक भूमि नापने का यंत्र है जिसकी एक गज-ए-सिकंदरी में 30 इंच होते हैं। धर्म पवित्र और तुलना करने पर दंड, ये बात हम कर चुके हैं। इसने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की जिसे फरहग-ए-सिकंदरी भी कहते हैं। संगीत ग्रंथ, इस संगीत का भी बहुत शौकीन था। लज्जत-ए-सिकंदरी नामक ग्रंथ की रचना की जो संगीत से संबंधित है। अच्छा, एक और नया परिवर्तन इसके शासनकाल में देखने को मिला। यदि राजा स्वयं चीज़ को अपनाता है तो जनता भी उस चीज़ को जरूर अपनाती है। इसने शेविंग, दाढ़ी वाड़ी रखना बिल्कुल बंद कर दिया। क्लीन शेव बनकर राजा स्मार्ट बनकर रहना शुरू कर दिया। ये भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। इसने निर्धनों को मुफ्त भोजन का प्रबंध कराने का व्यवस्था की। हर नगर में इसने मुफ्त भोजनालय की व्यवस्था की। ये भी बहुत अनूठा इसका प्रबंध था जो प्रशंसनीय है। एक सबसे अच्छी बात, गुप्तचर विभाग पर इसने बहुत जोर दिया। और गुप्तचर विभाग के बारे में कहा जाता है कि जिस राजा के गुप्तचर जितने बढ़िया होंगे वह उतने ही अच्छे से शासन कर सकता है। और इसने अपने गुप्तचर विभाग को इतना मजबूत किया कि लोग ये कहा करते थे कि राजा को भूत प्रेत आकर ये सारी बातें बताते हैं। यहाँ तक संदेह होने लगा गुप्तचर, और ये अकेले ही मिलता था। ये इसका मिलने का यही कारण था गुप्तचरों से कि क्या मालूम किसकी कौन सी बुराई है, क्या है। तो ये गुप्तचरों को सबके सामने प्रस्तुत न करके अकेला ही गुप्तचरों से मंत्रणा करता था। और गुप्तचर विभाग के द्वारा इसने बहुत शासन में शक्ति और सुदृढ़ता दिखाई। और अंतिम बिहार पर विजय 1489 ईस्वी में करी। उसके बाद धौलपुर, चंदेरी को भी जीता, लेकिन ग्वालियर के पर ये विजय प्राप्त नहीं कर पाया। जब राजा मानसिंह से इसका युद्ध हुआ तो सुना यह जाता है कि राजा मानसिंह ने इसे धूल चटा दी और इसकी सेना को दौड़ा कर मारा। इस प्रकार 21 नवंबर 1517 में इनकी मृत्यु दिल्ली में हो गई। अब सब बातें इसमें हो गई हैं। जो PCS SSC में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो भी उनके टाइप क्वेश्चन भी आ गए हैं। कुछ रह जाता है तो बाद में देख लेंगे। धन्यवाद। इसे ध्यान से देखें, 1-2 बार रीड करें। धन्यवाद।